नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में थोड़ा बहुत षड्यंत्र चलता रहता है। कुर्सी के खेल में थोड़ी बहुत साजिशें होती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का पूरा घर तबाह कर दीजिए, उसको सड़क पर लाकर पटक दीजिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को, देश की पब्लिक को ये पसंद नहीं है। और शायद ये गलती मोदी और शाह महाराष्ट्र में कर बैठे हैं। और मोदी और शाह ने कुर्सी के खेल में न सिर्फ एक आदमी को गद्दी से नीचे उतारा जबरन, उसकी पार्टी तोड़ी, पार्टी छीनी, सिंबल छीना, उसको सड़क पर ला दिया और जिसका सब कुछ बर्बाद किया। आज उसी आदमी ने मोदी और शाह की हार की उल्टी गिनती शुरू कर दी। अब ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे पिछले साल वाकई सड़क पर आ गए थे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, या यूं कहें 5-6 महीनों में, जिस तरह की बल्लेबाजी पब्लिक के सपोर्ट से ठाकरे परिवार ने की है, आप कह सकते हैं सही मायनों में मोदी शाह का महाराष्ट्र में बैंड बजा दिया है। और एक के बाद एक चुनाव, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलसी इलेक्शन हो, चाहे वो बाजार समिति का इलेक्शन, एक के बाद एक लगातार ठाकरे ने, शरद पवार ने, कांग्रेस ने, या यूं कहें महाविकास अघाड़ी ने धूल चटा दी है। चाहे वो शाह हो, मोदी हो, फडणवीस हो या शिंदे हो। एपीएमसी मंडी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिंदे सरकार के कई मंत्रियों के पैनल की हार हुई है। मंडी चुनाव में अब दोस्तों, आज ही का चुनाव देख लीजिए। और ये चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधा महाराष्ट्र, जी हाँ, पूरा रूरल महाराष्ट्र जिस चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, बाजार समिति के चुनाव, एपीएमसी के चुनाव, जितने किसान हैं, मंडियां हैं, वो सब के सब वोट देते हैं। उसका नतीजा आप देख लीजिए। 147 में से महाविकास अघाड़ी, जी हाँ, ठाकरे पवार कांग्रेस 81 सीट्स, और बीजेपी शिवसेना यानी बीजेपी फडणवीस और शिंदे या मोदी शाह की जो टीम है 42, बाकियों को 24। आप खुद समझ सकते हैं इस संख्या देखकर कि आखिर किस जमीन पर मोदी, शाह, फडणवीस और शिंदे खड़े, या साजिशें आज की तारीख में महाराष्ट्र में किस जमीन पर खड़ी हैं। पब्लिक का मैंडेट देखिए, खुद तय करिए। अब आज का जो चौंकाने वाला नतीजा, या यूं कहिए कि मोदी और शाह चाणक्य के लिए जो खतरे की घंटी है महाराष्ट्र में बज रही है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई आइसोलेशन में रिजल्ट नहीं आया है। जब से शिंदे साहब ने फडणवीस के साथ मिलकर मोदी और शाह के आशीर्वाद से शपथ ली मुख्यमंत्री की, उसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस यानी यूं कहें महाविकास अघाड़ी लगातार हर मौके पर फडणवीस और शिंदे को धूल चटा रही। मिसाल के तौर पर अंधेरी ईस्ट का जो बहुत ही, आप कह सकते हैं, डिसाइसिव इलेक्शन था, नई शपथ ली थी शिंदे ने, और वहां पर हाल ये थे कि अंधेरी ईस्ट चुनाव से, बाई इलेक्शन से, बीजेपी ने पहले कैंडिडेट दिया और फिर डर के मारे कैंडिडेट को वापस कर लिया, बहाना बनाया कि सहानुभूति है। एक और सीट देखिए, कस्बा पेट, ये गढ़ है 28 साल से जहां बीजेपी लगातार जीत रही थी। आप कह सकते हैं कि जो आरएसएस के चितवन ब्राह्मण है, उनका गढ़ है ये, सेंट्रल पुणे में कभी बीजेपी हारी नहीं वहां पर 2-2.5 दशकों से। वहां भी फडणवीस शिंदे की सरकार होते हुए बाई इलेक्शन हार गई और महाविकास अघाड़ी जीतती। फिर एमएलसी के इलेक्शंस हुए। एमएलसी के जो इलेक्शंस होते हैं, इनको सरकारी इलेक्शन कहा जाता है। जिसकी सरकार होती है वो चुनाव जीत जाता है एमएलसी का। लेकिन यहाँ पर भी पासा पलटा, सरकार होते हुए भी फडणवीस और शिंदे फिर हारे, एक ही सीट जीत पाए, 3 सीट महाविकास अघाड़ी मुंह से निकाल के ले गई। ये है इस वक्त पब्लिक का सेंटिमेंट, और ये है इस वक्त मोदी शाह की ज़मीनी हकीकत। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े राज्य में, जहाँ पर 4 नहीं, 40 नहीं, 48 सीटें हैं लोकसभा की। तो हम क्या माने कि अगर महाराष्ट्र में ये ट्रेंड रहा जो आज हमने नतीजों में ट्रेंड देखा है, अगर ये ट्रेंड आगे चला तो क्या मोदी जी की छुट्टी होने वाली है? मैंने तो कहा आपको कि 2024 में मुझे 70 से 80 सीटें का शॉर्टेज दिखता है सरकार बनाने में। ऐसे में ये भाजपा वालों को तय करना होगा कि ये 70 सीटें कहां से आएगी।
और 70 सीटें जो लाएगा या 70 सीटों का जो समर्थन बाहर से आएगा, वो राजनीतिक दल क्या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने में विश्वास रखेंगे, या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए 2024 बहुत अब दूर की कौड़ी दिखने लगी है। अब दोस्तों, टाइगर के साथ मिलकर, आप यूँ कहें हम और टाइगर मिलकर पर्दे के पीछे जो खेल मोदी और शाह खेल रहे हैं उससे पर्दा उठाने की आज कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र अगर मोदी जी के हाथ से निकल जाता है तो फिर 24 में क्या होगा, फिर मोदी जी तीसरी बार शपथ ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, और फिर चाणक्य का क्या होगा। ये जो कलयुग के चाणक्य हैं, इनकी चाणक्य नीति का क्या होगा अगर महाराष्ट्र में बीजेपी इसी तरह धूल चाटती रही जैसे पिछले 6 महीने से हर बाई इलेक्शन और इलेक्शन में हो रहा है। इस पर हम आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपसे बस चंद सेकंड लेना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारी निगाह ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश पे होती है, महाराष्ट्र क्यों इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वाकई इम्पॉर्टेंट है, क्रिकेट और बॉलीवुड और कॉमर्स और बिजनेस और कॉरपोरेट के लिए नहीं, लोकसभा के लिए भी महाराष्ट्र उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना टाटा बिरला के लिए मुंबई इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान के 4 बड़े राज्य देखें लोकसभा की सीट वाइज, यानी राजनीतिक शक्ति के आधार पर अगर हम 4 बड़े राज्य लें पूरे देश के, तो उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र है 48 सीट, उसके बाद पश्चिम बंगाल है 42 सीट, बिहार है 40 सीट, तमिलनाडु भी है 39 सीट्स, लेकिन मैं तमिलनाडु को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट 4 बिग 4 ले रहा हूँ, और इस बिग 4 को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मोदी जी ने गजब ढा दिया था। 80 सीट में तो आप जान ही रहे हैं, 60 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ले गए, महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट ले गए, शिवसेना साथ खड़ी थी, और कमाल बिहार में कर दिया। बिहार में 40 में से 39 सीट, सिर्फ 1 सीट बची थी, वरना पूरा बिहार स्वीप था। और खेल गजब का मोदी और शाह ने वेस्ट बंगाल में भी खेला, जहां पर 42 में 18 सीटें ले गए। अब उत्तर प्रदेश में आज भी मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि स्थिति बहुत मजबूत है बीजेपी की। अगर मोदी कहीं मजबूती से 2 राज्यों में खड़े हैं तो गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर ये आप बाकी 3 लें तो 2019 जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं। और अगर आप देखें महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में पिछली बार 98 सीट्स जीती थी, टोटल 130 सीट हैं, ये 98 सीटें आज की हाल में, आज के हालात में फंसी हुई हैं। क्यों फंसी हुई हैं? क्योंकि बंगाल में तो मोदी जी के मंत्री ही वापस भाग गए। जिन लोगों को मोदी जी ने टिकट दिया था, जिन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, उनके केस खत्म किए थे, चुनाव होने के बाद वापस ममता दीदी के पास पहुंच गए। तो पश्चिम बंगाल को मैं किनारे कर रहा हूं। बिहार में जहां 39 सीट जीती, वहां पर साथी ही छूट गया, नीतीश ही हाथ से चले गए, और नीतीश और तेजस्वी ने एक ऐसी कॉकटेल बना दी है वोटों की कि जहां सांस जो है टूटने लगी। जब जब अमित शाह वहां गए हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उदास होके, मायूस होके पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ लौटे हैं। तो बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर आप चुनावी पैमाना देखें, चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस के, एमएलसी इलेक्शंस के, एपीएमसी इलेक्शंस के, ये जो नतीजे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाल महाराष्ट्र में खराब है। और आप यूँ कह सकते हैं कि मोदी जी की तकरीबन 100 सीटें, जो जहां से उन्होंने जीत का सेहरा पहना था, 100 की 100 सीटें फंसी हुई हैं। अब टाइगर का खुलासा तो आप सुनेंगे और हम दोनों कोशिश करेंगे इस पूरे मामले की तह तक जाने का। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि महाराष्ट्र जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और जिस तरह से मोदी और शाह जो हैं बार बार हर बाजी हार रहे हैं, हर दांव उल्टा पड़ रहा है उनका, इसका इम्पैक्ट क्या होगा 2024 के फाइनल पे? क्या महाराष्ट्र का इम्पैक्ट होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा महाराष्ट्र पर, तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और फडणवीस और शिंदे साहब, इनका आलम, इनका हाल, इनका कल क्या होगा, इनकी सुबह होगी कि नहीं, इस सब पर भी मैं आऊँगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जहाँ पर बहुत निगेटिव रिस्पांस है लोगों का, वो ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने तोड़ फोड़ करके, मोदी सरकार ने ईडी की, सीबीआई की मदद लेके, प्योर ब्लैकमेल बार्गेन करके
कि तुम्हारे पर इतने मुकदमे हैं तो तुम जेल जाओगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त होगी, तुम्हारी संपत्ति जब्त होगी, या फिर तुम यहाँ आ जाओ। तो ये जो एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखी चाणक्य ने माया नगरी में, उसका एक इम्पैक्ट उल्टा ये पड़ा कि जिस तरह से, जिस तर्ज पर बाला साहब के बेटे को कुर्सी से उतारा गया, अपमानित करा गया, उसका एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद हद ये हो गई कि पार्टी तो तोड़ी तोड़ी, सिंबल भी ले लिया। और सिंबल किसको दिया? शिंदे साहब को, जो लगातार चुनाव हार रहे थे। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन भी कटघरे में खड़ा है, गवर्नर भी कटघरे में खड़े हैं, और मोदी सरकार तो कटघरे में खड़ी है। तो तोड़ फोड़ करना भारी पड़ा। अब इसका असर क्या हुआ कि एक पब्लिक सिंपैथी मराठी अस्मिता को लेकर, उद्धव ठाकरे और ठाकरे डीएनए को लेकर, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एक किंग मेकर की भूमिका में आ गए आज की तारीख में। यानी 2022 में जहां उद्धव ठाकरे खड़े थे, आज 4 गुनी ताकत के साथ 23 में खड़े हैं, और ये ताकत बढ़ती चली जा रही है। और 2024 में ठाकरे की यही ताकत मोदी जी को परेशान करी। तो पब्लिक सिंपैथी है, सिंपैथी भी है, एम्पैथी भी है। और तीसरी बड़ी बात, मोदी और शाह की जो सियासत है वो कटघरे में खड़ी होने लगी। उस पर क्वेश्चन मार्क, एक सवाल लगाने लगी पब्लिक। जिस तरह से उन्होंने मिसयूज़ करके गवर्नमेंट एजेंसीज, खासकर ईडी की मदद ली, और जिस तरह से सीबीआई को छोड़ दिया बागी विधायकों पर, वो एक बहुत गलत मैसेज गया मोदी और शाह की तरफ से। और ऐसा लगा कि जैसे गुजरात मॉडल की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में मोदी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा चुनाव जब हो रहे थे गुजरात में, तो वो महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट ले गए। एक टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट था, एक वेदांता फॉक्सकॉन का चिप बनाने का प्रोजेक्ट था। अब ये अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे जो अचानक रातों रात जो महाराष्ट्र से गुजरात गए, उसके साथ जो रोजगार चला गया, उसने भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर डाला है। कुल मिलाकर जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हुई है पिछले 7-8 महीनों में मोदी और शाह की, और वही अब भारी पड़ रही है। अब इस पूरी राजनीति का असर क्या होगा 24 में? ये जो महाराष्ट्र में हर चुनाव चाणक्य हार रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? और क्या वाकई हम कह सकते हैं कि मोदी के लिए ना सिर्फ मुश्किलें बढ़ रही हैं, शायद महाराष्ट्र में जिस तरह से खेल बिगड़ रहा है, बिहार में खेल बिगड़ रहा है, बंगाल में बिगड़ रहा है, और भी कई जगह खेल बिगड़ रहा है, कर्नाटक से अच्छी खबरें नहीं आ रही, क्या वाकई मोदी शपथ ले पाएंगे 2024 में नंबर 1? और अगर शपथ नहीं ले पाते तो फिर कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है? तो आज का चुनाव जो हुआ है, जहां पर एक भारी सफलता महाविकास अघाड़ी को मिली है एपीएमसी के इलेक्शन में, वहां से लेकर 24 तक क्या होने वाला है? मुझे लगता है बेखौफ टाइगर के पास चलते हैं और डिकोड करते हैं इस सवाल के जवाब। मेरा पहला सवाल वानखेड़े साहब ये है कि जिस तरह से जो बाजार समिति का चुनाव है, जिसे आप एपीएमसी भी कहते हैं, यानी जो पूरा रूरल महाराष्ट्र है, जो शेतकारी है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसका जो मैंडेट आया है वो तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया फडणवीस का और शिंदे का, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्या है कि आज की तारीख में जो भी चुनाव महाराष्ट्र में होता है, औंधे मुंह गिर रही है बीजेपी और शिंदे? नमस्कार दीपक जी। मैं लगातार आपको शो से, जब से महाराष्ट्र में क्राइसिस हुए, शिवसेना टूटी, तब से मैं लगातार आपको कह रहा था कि ये लोगों ने लोगों का विश्वास खोया है। वर्तमान में जो युति सरकार या एनडीए गवर्नमेंट हम जिसको कहते हैं, एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, क्योंकि अभी शिवसेना का सिंबल उनके पास है, ओरिजिनल नाम उनके पास है, तो शिवसेना कहलाएगी। उन्होंने लोगों का विश्वास खोया, ये एक बार नहीं, ये बार बार इंगित हो रहा है। आप अंधेरी ईस्ट का चुनाव देखिए, उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी भाग गई। वो एकनाथ शिंदे को सीट लेनी चाहिए शिवसेना की, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, उम्मीदवार नहीं था। उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। उसके बाद बाई इलेक्शंस हो गए, वहां सुपड़ा साफ हो गया। कई चुनाव में लगातार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आता है। अब कृषि उत्पन्न बाजार समिति, जिसको आप मार्केटिंग कमिटीज कहते हैं, ये महाराष्ट्र में बहुत अहम और एक रीढ़ की हड्डी है महाराष्ट्र के इकोनॉमी की। महाराष्ट्र का रूरल क्षेत्र जितना भी है, जो किसान है, उनके लिए मंडियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मंडियों पे कब्जा, मतलब महाराष्ट्र के आर्थिक उस पे मूठ, मतलब रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी पे जिसकी मूठ बंद है, वो आने वाले विधानसभा में जरूर करिश्मा करेगा।
और जिस हिसाब से सुपड़ा साफ होता नजर आया है, मतलब कुछ जगह उनको जो सीटें मिली है वो भी कैसी मिली है, कुछ सीटें मतलब बीजेपी एकनाथ शिंदे को एनसीपी का साथ लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए, जो उस कमेटी के उस जिले के कुछ झगड़े थे, या कुछ जगह पे कांग्रेस एनसीपी बीजेपी और सेना इकट्ठा हो गई। यदि आज मोटे मोटे तौर पे जो मोटा आंकड़ा अपने पास आया है 148 में से 88 उनके पास है महाविकास आघाड़ी के पास, और यदि 47 इनके पास है, तो इन 47 में से कम 7 या 8 सीटें ऐसी होगी जो कांग्रेस एनसीपी या किसी और के मदद से, या पूना की जैसी है, क्योंकि पूरा पूना जिला राष्ट्रवादी के कब्जे में आ गया, लेकिन पूना की प्रॉपर जो कमिटी है वो एकनाथ शिंदे गुट को चली गई, मात्र इसलिए कि जो विद्रोही थे एनसीपी में उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं तो वो भी पूना भी उनके पास थी। एक इस चुनाव में जो दीपक जी बहुत बढ़िया तरीके से जो सामने चीजें आ रही है, जो लोग क्रॉस ओवर करके गए, जो लोग सेना छोड़ के चले गए या कांग्रेस छोड़ के चले गए, उन्हें जनता ने नकारा है। मतलब उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं की घंटियां बजा रहे हैं शिंदे के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मैं एक बहुत, हमारे यहाँ एक अहमदनगर जिला बहुत हाई प्रोफाइल है, जहाँ वीके पाटिल आते हैं, बड़ा साहब थोरात आते हैं, वहां पे जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविज्म चलता है। वहां पे संगमनेर कृषि उत्पन्न समिति है, जो महाराष्ट्र की मोस्ट मॉडर्न मॉडल सोसाइटी मानी जाती है, और उसमें कब्जे के लिए बहुत ताकत लगा दी वीके पाटिल ने, पूरी खानदान झोंक दी, सारा इज्जत झोंक दी, पूरा पैसा, किसी चीज की कमी नहीं रखी। लेकिन बाला साहब थोरात ने ऐसा झाड़ू लगाया कि 17 में से 17 महाविकास आघाड़ी को आ गई। आज विदर्भ में बीजेपी सुपड़ा साफ हो गई है और कांग्रेस ने अपना ग्राउंड जीता है। अब इस पे आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कहो, या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहो, या सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कहो। आप महाराष्ट्र में एक एक सीट, एक एक जिला, एक एक तालुका आप बताते चले जाएंगे और हम लोग सब सुनेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक जैसी जो तस्वीर आ रही है कि जिधर नजर उठा के देखिए उधर ही फूल मुरझा रहा है कमल का, जिधर ही नजर उठा के देखिए तो शिंदे की तलवार जो है वो वापस जो है म्यान में जा रही है। ये जो एक ट्रेंड है, शिंदे और फडणवीस जिनके पीछे अमित शाह खड़े थे, जिनके पीछे मोदी खड़े थे, जिनके पीछे अडानी अंबानी खड़े थे, जिनके पीछे सारा सिस्टम खड़ा था, दौलत ताकत सब कुछ, उसके बाद ये जो धूल चाट रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है? अगर 2-3 वजह मैं पूछूं, 1 2 3, ये घंटी क्यों बज गई इनकी? सबसे पहले सरकार को तोड़ के सरकार बनाना ये लोगों के गले में नहीं उतरी। भले ही इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे के 41 लोगों को गद्दार ही मानती है। ये मैंने आपको बार बार इस बात को बताया, क्योंकि जनमानस तय करेगा असली शिवसेना कौन, और जनमानस जिस हिसाब से पूरी ताकत लगा रही है एक उद्धव ठाकरे के चक्कर में। पॉइंट नंबर 2, जब से ये सरकार आई है तब से ये सरकार डिलीवरी भी करती, ये लोगों की समस्याओं का ध्यान देती, तो भी लोग सोचते कि चलो भाई उससे अच्छी तो सरकार है, भले गद्दारों की सरकार कहे लेकिन सरकार तो ठीक है। लेकिन इस सरकार का डिलीवरी मॉडल जीरो है। ये जब से आए तब से आपस में लड़ रहे हैं, सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है। उसके चक्कर में देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। विकास की बात तो छोड़िए, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हुआ है। अभी इस महीने 1,06,000 करोड़ के बिल पेंडिंग है। 31 मार्च के पहले जो पेमेंट होना था, उनको मई एंड तक पेमेंट होने की बात कर रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जो भी करने जाती है ओंधे मुंह गिरती है। शक्ति प्रदर्शन करने चली गई, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में 13 लोगों का बलि दिया, और करीब करीब जो 14-15 करोड़ रुपए वो तो बताता है कि वो खर्चा हो गया, लेकिन बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो खर्चा किया वो 60-70 करोड़ है। तीसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। उन्होंने जिस हिसाब से 2 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के मुंह से छीन के ले गए, उससे महाराष्ट्र की जनता बहुत आहत है। और जनता ये कह रही है कि औरंगजेब की सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य बढ़ाने के लिए की थी, विकास के लिए लूट की थी, उसका बदला नरेंद्र मोदी अब महाराष्ट्र को लूट के ले रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो पूरे नेशनल लेवल पे है, ये इश्यूज बरकरार है। चौथी बात, वहां सरकार जो है वो एक एक्सपेंशन के बाद सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही है। सरकार में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। जो मंत्री बने हैं उनको लगता नहीं कितने दिन रहेंगे, क्या करेंगे।
दोनों तरफ से पैसा खाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, काम कोई नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जो लोग मंत्री नहीं बन पा रहे हैं वो बहुत अस्वस्थ है, उनको लगता है कि मंत्री बनना क्या है। कारपोरेशन, जब मंत्री पद ही नहीं भरे जा रहे तो कारपोरेशन क्या भरे जा रहे हैं। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोटर था, जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर था, वो बीजेपी से दूर जा रहा है। कस्बा की विधानसभा के बाईपोल में हमने देख लिया है, उपचुनाव में वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि बीजेपी में बाहर के लोग इतने आ चुके हैं कि ओरिजिनल बीजेपी वालों को जगह नहीं है। इसलिए उनकी जो नाराजगी है वो हर चुनाव में रिफ्लेक्ट हो रही है। देवेंद्र फडणवीस इस बार सबसे बड़े विलन के रूप में महाराष्ट्र में उभरे हैं। बीजेपी के जो हार्डकोर लोग हैं, जिनकी चौथी पीढ़ी बीजेपी में है, उनको लगता है कि इस बीजेपी का कांग्रेसीकरण पूर्ण रूप से प्रदूषित बीजेपी जो है अभी महाराष्ट्र में, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। जी, लेकिन ऐसी बात आ रही थी टाइगर की अमित शाह जो है, जो जिनको चाणक्य कहते हैं और आपको चिढ़ है उस शब्द से, लेकिन बीजेपी उनको चाणक्य कहती है। ये कहा गया था कि अमित शाह जो है वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देंगे, उद्धव ठाकरे की पूरी सियासत खत्म कर देंगे, आदित्य ठाकरे को खत्म कर देंगे। और इस तरह की मैसेजिंग जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने भी की कि भाई शिवसेना अब खत्म है, इट्स नॉट ओवर, चैप्टर इज क्लोज उद्धव ठाकरे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की जो एक ऐसी बिगनिंग शुरू हुई है, यहाँ चैप्टर क्या पूरी किताब ही खोल के रख दी है वोट की उद्धव ठाकरे ने। तो जहां वो चैप्टर क्लोज करने जा रहे थे, जहां वो पिक्चर को खत्म करने जा रहे थे, यहाँ तो उद्धव ठाकरे और नायक बन के उभर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां हाथ रखते हैं उद्धव ठाकरे वहां जीत है, और बिना सिंबल के जीत है। ना सिंबल है उनके पास, ना उनके पार्टी का नाम बचा, कुछ भी नहीं है। ये कैसा महाराष्ट्र? दीपक जी, महाराष्ट्र वही है जो छत्रपति शिवाजी के समय का था, महाराष्ट्र वही है जो यशवंतराव चौहान का था, महाराष्ट्र वही है जिसने 107 लोगों की शहादत देकर मुंबई को अपने पास रखा। ये महाराष्ट्र वही है जो विकसित राज्य कहलाता है। ये महाराष्ट्र वही है जो इतना टैक्स केंद्र को देता है जितना कोई राज्य नहीं देता। ये महाराष्ट्र वही है। इस महाराष्ट्र ने क्या नहीं दिया? ज्योतिबा फुले, महात्मा लोकमान्य तिलक और भीमराव आंबेडकर जैसे सुपूत इस महाराष्ट्र ने दिए। संत परंपरा देखो तो संत तुकाराम से लेकर संत गाडगे बाबा तक आज जयंती है हमारे बाबा की, उनकी ऐसी परंपरा है। क्या नहीं दिया महाराष्ट्र ने? तो महाराष्ट्र की तासीर बदली नहीं है, नेताओं की नियत बदली है। महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र का अभिशाप है। गद्दारों ने हमेशा महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और जिसको आप चाणक्य कहते हो, जुगाड़ हर जगह फिट नहीं होता गुरुजी, कई बार जुगाड़ फेल होते हैं। और जनता नेस्तनाबूद करती है। जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी नेता को, किसी सत्ताधीश को यह लगता होगा कि मेरे पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है, मेरे पास एक असीमित हथियार है, तो मैं किसको नेस्तनाबूद करूंगा। प्रजातंत्र में यह सिर्फ जनता के पास अधिकार है और उसका एक हथियार है बटन दबाने का, उससे वो नेस्तनाबूद करती है। जनता ने तय कर लिया है कि किसको नेस्तनाबूद करना और क्या करना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। जो सामने दिखती है, खाने में मक्खी गिरी हुई है, दिखती है, निगला नहीं जाता ना। जबरदस्ती मैं कैसा कहूं जब नतीजे ही ऐसे आ रहे हैं। मैं तो दिल्ली से नहीं गया था नतीजे बिगड़वाने में, आप गए थे। इनके कुकर्म यदि इनके सामने आ रहे हैं तो इसमें आप और हम क्या कह सकते हैं? हम तो विश्लेषित कर सकते हैं। मैं एक चीज कह रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि अंधेरी ईस्ट का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस कर लिया। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो या बाई इलेक्शंस हो, हमने देखा पूना सेंट्रल जो सीट है, जो मतलब बीजेपी का गढ़ है आरएसएस का, वहां पर बीजेपी हार गई इस बार। कहने का मतलब है कि जितने चुनाव हो रहे हैं, जो ट्रेंड आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, वो जो संकेत वहां से मिल रहे हैं, बीजेपी बार बार हार रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अमित शाह की और मोदी की पॉलिटिक्स फेल हुई है? और अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हार हर जगह पर है, तो अगर सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं उल्टा आ जाता है और महाराष्ट्र में अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के, या अगर आप कहें कि 8-9 महीने के बाद लोकसभा की तैयारी हो जाएगी, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अगर महाराष्ट्र में होता है, तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए क्या मैसेजिंग है? उनके लिए क्या संकेत छुपा हुआ है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज संत तुकडोजी महाराज का जयंती है और ये वो अकेले संत है जिन्हें राष्ट्र संत नाम की उपाधि दी थी।
और देश के राष्ट्रपति ने दी थी। उसके बाद राष्ट्र संतों की एक फौज खड़ी हो गई है, कुकुर मुत्ते जैसे उग आए हैं स्वयंभू। लेकिन एक ही राष्ट्र संत इस देश में हुए हैं, वो है संत तुकडोजी महाराज। आज उनकी जयंती है, उनको अभिवादन भी करता हूँ। और उनकी महाराष्ट्र की भूमि में जनता न्याय करती है, आप कितना भी अन्याय करो। यदि आपने मुझे पूछा कि लोकसभा और विधानसभा की परिणति क्या होगी और यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह फेल कैसे हो गए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये सोच के जब आप दिमाग खराब करते हो अपना खुद का, और फिर ये सोच लेते हो कि यहाँ के मतदाता गाय भैंस है, जैसा चाहो वैसा हाँक दो, तो हर राज्य गुजरात नहीं है। महाराष्ट्र के अपना एक अस्मिता है। महाराष्ट्र की अस्मिता ने अभी तक के जो नतीजे दिए हैं, वो नतीजे बता दिए हैं कि वो किसी भी बाहरी ताकतों को जगह नहीं देंगे। वो अपनी अस्मिता के लिए जी जान लड़ा के लड़ेंगे। इसलिए महाराष्ट्र में कभी हिंदुत्व नहीं चला। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने भी मराठी अस्मिता की बात करके ही अपनी राजनीति की है। यदि आज विधानसभा लोकसभा साथ में हो जाते चुनाव, तो लोकसभा में सिंगल डिजिट पे आएगी बीजेपी। ये मैं पहले से भी कह रहा हूं और आज भी मैं उस पर ठाम। और विधानसभा में ये 50-55 तक सीमित हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे और मतलब आप कहना ही चाह रहे हैं कि चंद दिनों के मेहमान है शिंदे? चंद दिनों के मेहमान है। शिंदे वीआरएस पे है। जब शिंदे ने सरकार बनाई तब से मैं कह रहा हूं शिंदे के ये राजनीतिक वीआरएस है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। हाँ, एमएलए बन के रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। अब हमारे यहाँ ऐसे भी कुछ लालची है, अशोक चौहान जैसे कि जो मुख्यमंत्री रहने के बाद भी किसी भी मंत्री पद पे भी फिर शपथ लेना चाहते हैं। ऐसा यदि मुझे तो लगता है शिंदे को जितना मैं जानता हूँ, शिंदे इतने लालची नहीं है। हाँ, उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि मुख्यमंत्री बनने की, वो बन गए, लेकिन अब किसी मंत्री पद पे वो नहीं आएंगे। ये जो सपना था कि दिल्ली में एक चाय वाला होगा, मुंबई में एक ऑटो वाला होगा, इधर ऑटो वाला आगे बढ़ेगा, इधर चाय वाला बढ़ेगा और 2024 जो है वो बीजेपी स्वीप करेगी। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। अगर महाराष्ट्र में आप ये पिक्चर खींच रहे हैं, जो सबसे बड़ा राज्य है दक्षिण और पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश के बाद जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीट्स इन महाराष्ट्र, अगर आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट पे बीजेपी आई, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत ही कमजोर जमीन पर खड़ी है, तो हम क्या माने कि अगर महाराष्ट्र में ये ट्रेंड रहा जो आज हमने नतीजों में ट्रेंड देखा है, अगर ये ट्रेंड आगे चला तो क्या मोदी जी की छुट्टी होने वाली है? फाइनल क्वेश्चन। मैंने तो कहा आपको कि 2024 में मुझे 70 से 80 सीटें का शॉर्टेज दिखता है सरकार बनाने में। ऐसे में ये भाजपा वालों को तय करना होगा कि ये 70 सीटें कहां से आएगी, और 70 सीटें जो लाएगा या 70 सीटों का जो समर्थन बाहर से आएगा, वो राजनीतिक दल क्या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने में विश्वास रखेंगे, या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए 2024 बहुत अब दूर की कौड़ी दिखने लगी है। जैसे जैसे नतीजे आते हैं, अब देखिए ये रूरल महाराष्ट्र के नतीजे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो अर्बन में हम आए नहीं है, और जहां जहां ये जीते हैं वो जुगाड़ सिस्टम से जीते हैं, वो भी मैंने बताया। मतलब कभी एनसीपी के साथ लिया, कहीं कांग्रेस का साथ लिया, क्योंकि आपको लोकल इक्वेशन में कहीं किसी कोई नेता ऐसे थे कि जिनके वजह से ये बात हुई है। लेकिन बाय एंड लार्ज जो 40 लोग गए हैं इधर से उधर, उन 40 लोगों में से शायद 1 या 2 है जो अपनी इज्जत बता पाए हैं जी, बाकी सबकी जगह सुपड़ा साफ हुआ है। मेरा भाऊ, आपका जो कहना है कि अगर रूरल का ये हाल है तो अर्बन का तो और भी बुरा हाल है, और महाराष्ट्र में एक के बाद एक चुनाव हारना, एक बार हार जाए बात समझ में आती है, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लगातार जो भी चुनाव है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो विधानसभा के, चाहे वो बाई इलेक्शन मुंबई में हो, चाहे वो फिर एमएलसी के चुनाव हो, चाहे वो मंडी परिषद बाजार समिति के चुनाव, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह है। ये आपने एक बड़ी बात कही कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और 60-70 सीटों की उनको कमियों की भरपाई 24 में कहाँ होगी। आपने रोशनी डाली, और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होंगे इसके बाद हम फिर असेसमेंट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी तेजी से अपनी अहमियत जता रही है, बता रही है कि भाई मोदी अगर मुमकिन है तो फिर महाराष्ट्र से ही हो सकते हैं। और महाराष्ट्र जिस तरह का नतीजा दे रहा है, वाकई टाइगर, मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, महाराष्ट्र को फिर से उनको रीथिंक करना चाहिए। आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।